पिरामिड, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल पिरामिड। यही पढ़ना है। इसी में एनर्जी फ्लो कैसे होता है, इसी चीज को हम लोग देखेंगे। हम जानते हैं कि इकोलॉजी जो शब्द है एजी टेंसले के द्वारा सबसे पहले दिया गया। एजी टेंसले साहब ने इकोलॉजी शब्द को दिया, जिसे हम इकोसिस्टम इस बात को पढ़ ही लिए थे। एजी टेंसले साहब ने सबसे पहले इकोसिस्टम जो वर्ड है उस वर्ड को देने का काम किए। उनके हिसाब से यह वर्ड 1935 में दिए और उस हिसाब से कहा कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इको और सिस्टम। इको का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, वो तंत्र जिसमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। और सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो सबको जोड़ के रखता है, लिविंग को भी और नॉन लिविंग को भी। लिविंग को भी नॉन लिविंग की जरूरत है और नॉन लिविंग को भी लिविंग की जरूरत है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन क्या है, नॉन लिविंग है। पानी चाहिए, नॉन लिविंग है। रोशनी चाहिए, नॉन लिविंग है। टेम्परेचर चाहिए, नॉन लिविंग है। लेकिन हम लोग लिविंग है। तो लिविंग का नॉन लिविंग के साथ कुछ संबंध है जिसमें एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। और ऐसे सिस्टम को ही हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है। या अब यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड है, तो ये पिरामिड क्यों बना? हम जानते हैं कि पिरामिड का मतलब, पिरामिड होता है मिस्र में मरे हुए व्यक्तियों को के सही पर लेप लगाकर एक इस तरह का ट्रायंगुलर वे में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। वो पिरामिड जीवों को रखने के लिए किया जाता है क्योंकि उसका शरीर खराब नहीं हो, डिकम्पोज नहीं हो। लेकिन यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जीवों को इसलिए लाया जाता है कि ताकि जो ऑर्गेनिज्म है उसका ये पता चल सके कि कौन किस पर डिपेंडेंट है। इसमें एनर्जी का फ्लो होता है। एक सबसे नीचे जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद जो है कंज्यूमर है, उसके बाद डिकम्पोजर है। तो इसमें एनर्जी के लिए हमेशा ऊर्जा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रभावित होता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लिंडमान। लिंडमान ने सबसे पहले बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो 10% के बेसिस से होता है। मतलब अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी अगर 100 है तो अगले वाले में उसका 10% मतलब 10 पहुंचेगा। ठीक है। फिर अगले वाले में उसका 10% मतलब 1 पहुंचेगा। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा 10% के बेसिस से होता है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर घास खाता है और घास के पास अगर 10,000 कैलोरी ऊर्जा है तो उस 10,000 कैलोरी ऊर्जा का 10% मतलब 1,000 जो है वो अगले ऑर्गेनिज्म मतलब प्राइमरी कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, मतलब ये हार्बिवोरस के पास पहुंचेगा या प्राइमरी कंज्यूमर। अब उसको जो कोई खाएगा तो उसके पास उसका 10% मतलब पहुंचेगा। तो यह जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो 10% के बेसिस से हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड या एनर्जी फ्लो पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड क्या है, तो ट्रायंगुलर शेप में बना के आपको ये दिखाना है एनर्जी का फ्लो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे कम हो रहा है। तो यह फ्लो कैसे होता है, कौन इसके बारे में बताया, क्या कहा, कैसे एनर्जी फ्लो होता है, कौन कौन कंज्यूमर इसमें आते हैं। ठीक है, यही चीज को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है इसको इंट्रो में हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। द टर्म इकोसिस्टम, द टर्म ecosystem, the term ecosystem proposed by A.G. Tinsley in 1935, proposed by A.G. Tinsley in A.G. Tinsley in 1935। A.G. Tinsley ने सबसे पहले ये टर्म 1935 ईस्वी में दिया था। ठीक है, दिस टर्म इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड, दिस टर्म इज composed of 2 word, eco and system, eco and system, ecosystem।
The eco means environment. The eco means environment, and while the system means complex. While the system means complex. System means complex of several interrelated species, of several interrelating species. Interrelating species. Both environmental and interrelated species are living together. Both environment and interrelated species and interrelated species living together, एक साथ रहते हैं. These exchange after exchange of material, exchange of materials between them. ये दोनों ऑर्गेनिज्म अपने बीच में चीजों को लेन देन करते रहते हैं. बिटवीन देम कौन कौन? तो इन्वायरमेंट और हम लोग. इन्वायरमेंट में हो गया सूरज, इन्वायरमेंट की चीजों को हम लोग लेते हैं और हम लोग जो अपना चीज अवशेष छोड़ते हैं वो इन्वायरमेंट को दे देते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, जैसे, तो ये सारी चीज हम लोग इन्वायरमेंट को देते हैं और बदले में इन्वायरमेंट से हम लोग लेते हैं. तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दीज एक्सचेंज अफेक्ट बोथ ऑफ देम, और इसका लेन देन दोनों को प्रभावित करता है. दीज एक्सचेंज बोथ ऑफ देम. कोई भी चीज अगर कम होगा उधर या इधर तो दोनों प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे. अगर मान लीजिए कि पेड़ कम हो जाएगा तो हम लोगों को ऑक्सीजन कम मिलेगा, या हम लोग कम हो जाएंगे तो पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा. तो ये जो चीजें हैं या एक्सचेंज करने के लिए दोनों को बराबर मात्रा में बना रहना पृथ्वी पे जरूरी है. दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम जिस ब्रांच में आता है उसको हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहते हैं. ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं. एक व्यक्ति आए जिसका नाम था ओडम. अकॉर्डिंग टू ओडम एक इकोलॉजिस्ट है. उनके हिसाब से इकोसिस्टम के बारे में क्या कहा गया? द इकोसिस्टम इज द बेसिक. अकॉर्डिंग टू ओडम द इकोसिस्टम इज बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी. फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी बड़ा चीज हो गया और उसके अंदर इकोसिस्टम आता है. तो इकोलॉजी के अंतर्गत ही आपका इकोसिस्टम आता है. इकोलॉजी ऑफ बोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑफ बोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म both of the organisms
and their non-living and their non-living environment influence non-living environment influence the property of other, the properties of other and each is necessary for the maintenance of life। और जितने भी चीजें हैं इसकी जरूरत है आपके लाइफ को मेंटेन की, चीज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ये जितने भी चीजें हैं इसकी जरूरत आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। यह कंसेप्ट किसका है? ओडम का है। ठीक है, तो इसमें दो व्यक्ति को समझते हैं, एक ओडम और दूसरा है टेंसले। तो टेंसले शुरुआती दौर का था, बाद में ओडम आया है। ओडम क्या कहा कि इकोलॉजिकल इज द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी एक बड़ा ब्रांच है, उस ब्रांच में सबसे छोटा जो ब्रांच है वह आपका इकोसिस्टम है। फिर क्या कहा? बोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बोथ ऑफ मतलब क्या होगा, किसमें जो जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो, ठीक है, एंड देयर नॉन लिविंग एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, कौन कौन चीज है? नॉन लिविंग है और जो एक दूसरा है एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग मतलब एनवायरनमेंट हो गया और दूसरा जो है ऑर्गेनिज्म हो गया। ये अपने चीजों को एक जो जिनका जरूरत है, नेसेसरी है, उस चीजों को मेंटेन करने के लिए लेन देन करते रहते हैं जिससे यह कांस्टेंट बना रह सके। ठीक है, तो यह चीज हो गया इकोलॉजी, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। एक और व्यक्ति आया है एस माधवन। इस माधवन के अनुसार से भी कुछ इसमें बात कहा गया। मुख्य रूप से इसमें 4 साइंटिस्ट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, फिर एक और साइंटिस्ट है एस माधवन, उसके हिसाब से देख लेते हैं। 3 हो गया, एक और साइंटिस्ट आएगा। ठीक है, माधवन के हिसाब से क्या कहा गया, पॉइंट दे दीजिएगा। ये एक हो गया, यहाँ पे आप चाहे तो पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माधवन, the ecosystem is a sum total of living. The ecosystem is sum total of living. इकोसिस्टम जो है पूरा लिविंग का एक कलेक्शन है, पूरे लिविंग का एक जोड़ है। ठीक है, संजना, कंचन कल क्लास नहीं की थी, आरती, रितेश भी कल नहीं थे क्या? रागिनी, सोनी, मधुकेश, रोहन, पप्पू, दीपांजलि। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, पहला है टेंसले साहब के हिसाब से। टेंसले साहब ने कहा कि हमारी भी मतलब अगर हम दो हैं, चाहे वो नॉन लिविंग है या लिविंग है, तो हम दोनों की जरूरत है। अगर हम लिविंग हैं तो हमारी जरूरत है कि हमको ऑक्सीजन मिले, हमको भोजन मिले, हमको हवा मिले, हमको पानी मिले, ये सारे चीज की जरूरत है। और अगर लिविंग है तो उसको भी जरूरत है कि हमारा जो चीजें हैं वो आपस में रिसाइकिल होता रहे। कोई भी चीज अगर रिसाइकिल होगा तो समाप्त नहीं होगा। रिसाइकिल की प्रोसेस जहां पर रुक जाएगा वह चीजें भी वहीं पर रुक जाती है। तो इनके हिसाब से कहा गया कि दिस टर्म इज कंपोज बाय 2 वर्ड। जो इकोसिस्टम है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक इको और दूसरा सिस्टम। इको का मतलब कहा गया कि इन्वायरमेंट होता है, जबकि सिस्टम का मतलब कहा गया कि कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें जटिलता है। ठीक है, मतलब इस सिस्टम मतलब हो गया तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया, क्योंकि जब रिलेशन अकेले पर ना रह के कई चीजों से जुड़ जाता है तो वो नॉर्मल रिलेशन नहीं रह जाता है, वो रिलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, सेवरल इंटररिलेटेड स्पीसीज, इसमें एक स्पीसीज या दूसरे स्पीसीज आपस में कोरिलेटेड रहते हैं। बोथ इन्वायरमेंट एंड इंटररिलेटेड स्पीसीज लिविंग टुगेदर, लेकिन रहते दोनों साथ ही हैं। ठीक है, और चूंकि साथ रहना भी चाहिए क्योंकि उनको क्या करना है, चीजों को एक्सचेंज करना, लेन देन करना। अगर हम पेड़ के पास नहीं रहेंगे तो हमारा पेड़ के पास नहीं रहेंगे, या पेड़ से दूरी रहेगा, या पेड़ ही नहीं रहेगा,
पानी के पास नहीं रहेंगे या हमारी जो जरूरत है उसके पास नहीं रहेंगे तो चीजों का एक्सचेंज रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए मटेरियल का एक्सचेंज होना जरूरी है, तभी आपका इकोसिस्टम, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई सेल अगर खराब हो रहा है तो नए सेल का आना, रिपेयर होना जरूरी है, क्योंकि अगर रिसाइकलिंग प्रोसेस अगर नहीं चलता रहेगा तो हम बहुत जल्दी ही बूढ़े हो जा सकते हैं। इसलिए बॉडी के अंदर जिस तरह से रिसाइकिल चाहिए उसी तरह से इस एनवायरनमेंट के अंदर भी जीवों को रिसाइकिल की जरूरत होती है ताकि वह अपने आप को चल सके। अकॉर्डिंग टू ओडम, ओडम के साहब के हिसाब से द इकोसिस्टम इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ओडम साहब ने कहा कि इकोसिस्टम जो है एक फंडामेंटल यूनिट है किसका, इकोलॉजी का, और बोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस, चाहे वो नॉन लिविंग है चाहे वो लिविंग है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं, काहे तो वो मेंटेन रह सके, ये कंसेप्ट उनका है। अब माधवन साहब के हिसाब से क्या कहा जा रहा है, माधवन साहब के हिसाब से इकोसिस्टम इज सम टोटल ऑफ लिविंग, सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। इनका भी मतलब मिला जुला बात है, जो भी लोग कह रहे हैं या उनका अपना विचार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों एक किसी कोई भी थ्योरी किसी के थ्योरी को अलग कर रहा है, मिला जुला सबका बात है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म, द इन्वायरमेंट and the process of interaction and the process of interaction। ठीक है, कल वाला अगर नहीं देखे हैं तो कल वाला रिकॉर्डिंग में है, उसमें फूड वेब पढ़ाए हैं, फूड चेन का एक डेट्रिटस बच गया था तो उसको खत्म किए हैं। ठीक है, तो उसको कर लेना है। इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन द various unit of the ecosystem, unit various दिख नहीं रहा, various अच्छा ठीक है समझा देते हैं, कोई बात नहीं है, समझा देते हैं पप्पू। यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम, ऐसे ध्यान से सुनिए, अगर दिक्कत होता है तो रिकॉर्डिंग में भी रहता है, इसलिए ज्यादा मेहनत ये नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से समझ लीजिए। द टर्म इकोसिस्टम प्रिपेयर्ड बाय द एजी टेंसले, यह जो वर्ड है इकोसिस्टम, उस वर्ड को सबसे पहले बताने का काम टेंसले साहब ने 1935 ईस्वी में किया। दिस टर्म इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, या दो शब्द से मिलकर बना है, इको और सिस्टम। द इको मीन्स इन्वायरमेंट व्हाइल द सिस्टम मीन्स कॉम्प्लेक्स। इको का मतलब इन्वायरमेंट होता है और सिस्टम का मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिलता। ठीक है, सेवरल इंटरलेटिंग स्पीसीज बोथ इन्वायरमेंट एंड इंटरलेटिंग स्पीसीज लिविंग टुगेदर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पौधे हैं, आदमी है, जीव जंतु है, फूड के लिए या अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलेटिंग स्पीसीज से। दीज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो अपने बीच में चीजों को आदान प्रदान करते हैं, दीज एक्सचेंज बोथ ऑफ देम। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक दिए वो नहीं देते हैं, वो भी हमको कुछ देते हैं, हम भी उसको कुछ देते हैं। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए हो गया, और कुछ तो नहीं है, समझ में आया पप्पू? चलिए, अब माधवन के हिसाब से कहा रहा है कि इकोसिस्टम इज सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इकोसिस्टम एक सजीवों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कहाँ, एनवायरमेंट में, एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस यूनिट ऑफ द इको, और अलग अलग यूनिट्स पे वह आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जुड़ते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, यहां तक सब लोगों का हो गया है तो यस कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग को यहाँ से जो पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि इकोलॉजिकल पिरामिड एंड एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। तो एनर्जी फ्लो को हम लोग को देखना है, इसलिए हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह के इकोसिस्टम होता है, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है टेरेस्ट्रियल होता है, और एक होता है एक्वेटिक। ठीक है, तो ये चीजें आपको ऐसे हालांकि हम इकोसिस्टम में पढ़ा दिए थे। ठीक है, लेकिन हम एक लाइन में इसको करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको पढ़ना, चूंकि पढ़ना मेन टॉपिक आपको पिरामिड है,
ये हम इकोसिस्टम को कोरिलेटेड करने के लिए जोड़ दिए हैं। इसको आप वहां भी अब चाहे तो लिख सकते हैं इकोसिस्टम वाले में भी, और यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो वर्ड होना चाहिए एग्जाम में वो 600 वर्ड होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूरा करने के लिए 600 वर्ड होनी चाहिए। 600 वर्ड का मतलब हो गया 4 पेज। 4 पेज मतलब 2 पन्ना दोनों तरफ, ठीक है, कम से कम। अगर उससे कम होगा तो नंबर देने में कोताही कर देगा, नंबर दे वो नहीं कर सकता है, 15 नंबर के बदला 0 नंबर कर देता है। तो ऐसा भी कई बार कंडीशन देखने को मिल जाता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसमें मेन ग्रेजुएशन का मतलब हो गया बात बनाना आ जाना, बात बनाना सीखिए, ग्रेजुएशन निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कॉपी चूंकि यहीं रहता है पार्ट 1 पार्ट 2 का, तो इसलिए यहाँ के टीचर कॉपी पेज भरल देखते हैं, ठीक है। अगर यही कॉपी बाहर जाता है तो उस कंडीशन में कॉपी, जैसे थर्ड पार्टी सब का कॉपी बाहर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चीजों को देखता है कि कौन कौन पॉइंट कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज को का कम मेंटेनेंस, अच्छा लिख के भी लोग आता है बाद में पछताता है कि हम 2-3 पन्ना तो अच्छा से लिखे थे लेकिन नंबरे नहीं दिया है। 3 पन्ना तो आपको नहीं, आपको जो है 4 पन्ना लिखना है। पेज कम मतलब बात खत्म। पेज कम होने का मतलब है यहाँ पर शर्मा जी वर्मा जी चलते रहता है, कॉपी चेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए टाइप्स, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। इकोसिस्टम के प्रकार की बात अगर करते हैं तो इकोसिस्टम को, ठीक है, पार्टिकुलर हैबिटेट के हिसाब से, हैबिटेट क्या होता है, ठीक है, रहन सहन। कोई भी जीव जिस जगह पे रहता है उसका हम उसका हैबिटेट कहते हैं। और हैबिटेट जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए। हर तरह के हैबिटेट होता है, या वो पानी में रह सकते हैं या वो धरती पे रह सकते हैं। तो पानी में रहते हैं तो उसको एक्वेटिक कहते हैं, जो धरती पे रहते हैं उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल कहते हैं। दोनों का अपना अपना लाइफ है और दोनों को चीजें पहुंच जाती है, या दोनों अपने आप को जीवित रखने के लिए इस सिस्टम को चलाते हैं, ठीक है। द पार्टिकुलर प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म, प्लेस वेयर द organisms lives is known as habitat। इसको हम लोग हैबिटेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है इल्टॉन नाम का व्यक्ति है, जिन्होंने 1949 में 1949 में, ठीक है, कहा कि हैबिटेट एंड एरिया। हैबिटेट के बारे में क्या बताया, डिफाइन द हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में क्या बताया, एन एरिया हैविंग द यूनिफॉर्म, एन एरिया हैविंग द यूनिफॉर्म एंड क्लाइमेट। फिजियोग्राफी, वेजिटेशन, फिजियोग्राफी वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। ये 3 फैक्टर नेसेसरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी जगह पर रहने के लिए, ठीक है। देयर आर, कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पिछले क्लास में भी इस पर चर्चा हुई थी, ठीक है। तो इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्वेटिक और एक होता है टेरेस्ट्रियल। फिर एक्वेटिक वाले का 2 हो जाता है, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर में आपको 3 चीजें था, याद होगा, पॉन्ड है, रिवर है, लेक है। और मैराइन वाटर में ओशियन आता है, एस्चुरियंस आते हैं। टेरेस्ट्रियल में भी आपको 3 आते हैं, एक होता है ग्रासलैंड, एक होता है फॉरेस्ट और एक होता है डेजर्ट, ठीक है।
तो इकोसिस्टम भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप्स में बटे हुए होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जल में भी इकोसिस्टम है और स्थल पे भी इकोसिस्टम है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। फ्रेश वाटर में अगर बात करेंगे तो तीन तरह की चीजें हो जाती है। एक होता है फ्रेश वाटर जो हम लोग देख रहे हैं, एक होता है मैराइन वाटर जिसको, एक होता है एस्टुरीन जहाँ पे उससे भी ज्यादा सैलिनिटी होती है। तो एक और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्टूडीन। स्टूडीन सबसे अधिक जो नमकीन पानी होता है स्टूडीन में होता है। हाई सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी मतलब बहुत ज्यादा नमकीन होता है ये। ठीक है, ये लो सैलिनिटी है, ये बीच वाला सैलिनिटी, और सबसे ज्यादा सैलिनिटी वहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, हाई सैलिनिटी। चलिए, तो ये हो गया। अब समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है, तो ये सब कारण है कि समुद्र चूंकि नदियों से होते हुए बह के आती है, तो नदी जहां जहां से होके बहती है उस क्षेत्र के नमकीन चीजों को या नमकीन सैलिनिटी को, नमकीन चीजों को ले जाकर समुद्र में इकट्ठा कर देता है। इसलिए समुद्र का पानी, चूंकि नदी सभी जगह के नदी नमकीन चीजों को लेकर घुला के अपने साथ लाता है, तो सारा पानी जब इकट्ठा हो जाता है इसलिए समुद्र का पानी नमकीन हो जाता है। इसलिए फ्रेश वाटर में नमकीन बहुत कम होता है, मैराइन वाटर तक पहुंचते पहुंचते नमकीन थोड़ा बढ़ जाता है, और यहाँ पर पहुंचता है तो नमकीन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट छोर जो होता है स्टूरीन होता है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग को यहाँ से शुरुआत करना है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में भी अगर नहीं पढ़े होंगे तो इतना बात अगर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना से आप काम चल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलिए, यूनिवर्सिटी भी अब ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया है। कल है इकोनॉमिक्स की, कोई कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट का शुरू किया। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी पूरा प्री प्लान्ड है कि एग्जाम आपको जुलाई में 15 के आसपास में कोई डेट निकाल देगा और उसमें एग्जाम लेगा 15 जुलाई के आसपास में। ठीक है, पहला जो एग्जाम होगा उसमें पार्ट 1 और पार्ट 3 होंगे। ठीक है, और जैसा कि पहले पेपर में भी दे चुका है कि पार्ट 1 और पार्ट 3 का एग्जाम एक साथ ही लिया जाएगा, तो वही चीज होगा। एग्जाम न होगा इसका संभावना कभी धोखा से भी नहीं रखिएगा। न होगा तो आप ही को लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि बाद में, अभी तो ये सरकार है लेकिन सरकार बदलते रहता है। उस कंडीशन में आप जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के लिए लेके जाइएगा तो उस पर लिखा होगा पेंडेमिक। उस कंडीशन में आपके मार्क्स बेसिस पर कहीं भी अगर कोई काम हो रहा होगा तो आप उस चीज को कैसे भरपाई कर पाइएगा? पेंडेमिक की वजह से कुछ भी मार्क्स थोड़ी मिल जाता है, और ऐसे बच्चों को बाद में भविष्य में दिक्कत होता है। एक बार कोई सरकार था जो ऐसा किया हुआ था जिसकी वजह से उन बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हुआ बाद में। इसलिए एग्जाम लो, किसी भी तरीके से किसी फॉर्मेट में ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव के लिए बता ही रहे हैं, सब्जेक्टिव के लिए जो है करते रहिए, एग्जाम होवे करेगा, इसके लिए हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग को पढ़ना है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इकोसिस्टम, इस यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग को इकोसिस्टम बताना पड़ा है। अब हम लोग को यही पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इल्टॉन नाम का व्यक्ति जिसके बारे में बात किए थे, वो तो इकोसिस्टम में 1947 में 49 में काम करके चल गया था। फिर उसके उन्होंने, ठीक है, उससे पहले इस चीज को बता के गया था। इल्टॉन सजेस्टेड द आइडिया। इल्टॉन क्या किया? सजेस्टेड द आइडिया। क्या आइडिया सजेस्ट किया? ठीक है, आइडिया सजेस्ट किया कि वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है? ट्रॉपिकल लेवल में आपको बता दिए थे,
वो जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी पिरामिड को दर्शाने के लिए ट्रायंगुलर वे में नीचे ऊपर ऊपर इस तरह की चीजों को होता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। आइडिया टू रिप्रेजेंट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रॉपिक लेवल, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल of a food chain present, of a food chain present, food chain present in an ecosystem, in an ecosystem। तो इसका लास्ट में पढ़ाने के पीछे यही वजह था कि इसको हम लोग को फूड चेन से भी जोड़ना है, ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को लास्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एन इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। आपको इसको जो रिप्रेजेंट करना है वो किस रूप में करना है, ग्राफ के रूप में करना है, ठीक है। ग्राफ के रूप में क्यों करना है, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको आसानी से इस चीज के बारे में समझ जाए, क्योंकि पिरामिड भी एक तरह से ग्राफ की तरह इसको दिखाना है। दीज प्रॉपर्टीज में भी, दीज प्रॉपर्टीज में भी, प्रॉपर्टीज में भी concerning the number of organism, concerning the number of organism, number of organisms, their biomass and organism, their biomass and the food energy processed by them, and the food energy processed, food energy processed by them, ठीक है, food energy processed by them। in the graph producer are placed in the base, इस ग्राफ में in the graph producer are placed in the base, मतलब आप प्रोड्यूसर को सबसे नीचे में बेस बना के, मतलब बेस पे रखते हैं। देन प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सबसे पहले बेस पर प्रोड्यूसर होगा, मतलब पेड़ पौधे होंगे, उसके बाद जो उसको खाने वाले होंगे उसको उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। दिस ग्राफ एज्यूम्स, दिस ग्राफ एज्यूम्स, ये क्या एज्यूम करता है, दिस ग्राफ एज्यूम्स एक कैरेक्टरिस्टिक्स शेप, ए कैरेक्टरिस्टिक्स शेप, ये एक आकृति का निर्माण कर देता है। चूंकि नीचे से बेसमेंट से उठेगा तो एक आकृति स्वाभाविक है कि बन जाएगा शेप। विच इज द ब्रॉडेस्ट एट द बेस, विच इज ब्रॉडेस्ट, मतलब ब्रॉडेस्ट क्यों कहा गया कि नीचे जो होगा, ठीक है, वो सबसे चौड़ा होगा, ठीक है, इसलिए इसको ब्रॉडेस्ट कहा गया। ब्रॉडेस्ट एट द बेस, एट द बेस एंड नैरोएस्ट, 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 और ऊपर जितना जाएगा उतना वो नैरो होगा, संकीर्ण होता चला जाएगा। नैरोएस्ट, नैरो वेस्ट हो जाता है, नैरो वेस्ट, नैरो वेस्ट, ठीक है। ऊपर में नीचे में क्या होगा, ज्यादा बॉर्डर होगा, चौड़ा होगा, और ऊपर में जाने के बाद वो नैरोएस्ट हो जाएगा, कम पतला हो जाएगा, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द, एट द टॉप ऑफ द, एट द टॉप ऑफ द ग्रेजुअल शेप, टॉप ऑफ द
ग्रेजुअल शेप, ठीक है। तो इस शेप में यह बनता चल जाता है। दिस शेप इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। जरूरी नहीं कि हम जो लिखे हैं वही लिखिए, आप मिलता जुलता बात भी लिख सकते हैं। किल्टॉस से शुरुआत कीजिए। किल्टॉस ने सबसे पहले आइडिया दिया, सजेस्ट किया, रिप्रेजेंट किया, ठीक है। वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग चीजों को उसने रिप्रेजेंट करने की किया। ऑफ ए फूड चेन प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम में मौजूद होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। किस रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया? तो ग्राफ के रूप में। कौन किया? इल्टॉस किया। कब किया? 1927 किया। किसको किया? तो वेरियस ट्रॉपिक लेवल को, ट्रॉपिक लेवल और उसके प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके लिए किया? तो फूड चेन के लिए किया, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी में भी कंसर्निंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, उसको व्यवस्थित करना जरूरी था, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोम्स, और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं जिससे वो प्राप्त किया जाता है, तो बायोम्स एंड द फूड एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द देम, जिससे फूड एनर्जी बन रहा है। इन द ग्राफ, इस ग्राफ में प्रोड्यूसर इज द प्लेस्ड एट द बेस, प्रोड्यूसर को सबसे निचले स्तर पर रखा गया। देन प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को रखा गया। देन टर्सरी कंज्यूमर। दिस ग्राफ एज्यूम्स द कैरेक्टरिस्टिक शेप, इससे एक शेप का निर्माण होता है, विच इज ब्रॉडेस्ट, जो नीचे से सबसे चौड़ा होता है, और जैसे जैसे ऊपर उठते हैं वो नैरो होता चला जाता है, संकीर्ण होता चला जाता है, ठीक है। टॉप पे आने के बाद वो ग्रेजुअल शेप में होता है, मतलब सबसे कम संकीर्ण में हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रो किसका? इकोलॉजिकल पिरामिड का, ठीक है। वो जो हम लोग शुरुआत जब किए थे वो इकोसिस्टम से शुरुआत किए थे। इकोसिस्टम क्वेश्चन उसमें पूछता है कि डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम एंड डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड। तो वो था इकोसिस्टम से शुरुआत, इसलिए इसको इकोसिस्टम को बता दिए हैं। इकोसिस्टम से शुरुआत होगा तो उतना बात लिख देना है। और अगर और इसके बाद पूछ देता है उसमें इकोलॉजिकल पिरामिड को डिफाइन कीजिए, तो इकोलॉजिकल पिरामिड में ये डिफाइन आपको करना है, ठीक है। अब इसका हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, डिफिनीशन क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड का। हो गया सब लोगों का? ठीक है। पिरामिड, और पिरामिड को हम लोग, ठीक है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पढ़ना है पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा पढ़ना है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पिरामिड का डिफिनीशन देखेंगे और टाइप्स देखेंगे, इतना ही बात तो पढ़ना है, और उसके रिलेशनशिप को बताना है तीनों के माध्यम से। इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो फूड चेन, फूड वेब रहे, चाहे ये पिरामिड वाला रहे, एक क्वेश्चन रहेगा। वो हम लास्ट टाइम आपको क्लियर कर देंगे कौन रहेगा, वही पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि कौन रहेगा, लेकिन ये वो क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है, इससे। और ये कॉमन क्वेश्चन होता है, इसको आप आसानी से मन से बात को सोच के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब लोग हम लोग देखते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होता है? It is a graphical representation. It is a graphical representation. यह एक ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करने की प्रक्रिया है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप कंसर्निंग वेरियस प्रॉपर्टी, कंसर्निंग वेरियस प्रॉपर्टीज। इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज बिटवीन द different tropical level of the particular food chain or the continuity of
और द continuities of या continuity ठीक है, यूनिटीज ठीक, यूनिटी ही ठीक है, continuity ऑफ किसकी कंटिन्यूटी बन जाती है, एज होल ऑफ द इकोसिस्टम, एज होल ऑफ द इकोसिस्टम में जो चीजें आती हैं, कौन कौन, नॉन लिविंग और लिविंग, इन चीजों का कंटिन्यूटी बना हुआ रहता है, यही इकोलॉजिकल पिरामिड। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द प्रॉपर्टीज, डिपेंडिंग अपॉन द properties representation, फूड चेन और continuity as whole, food chain and continuities depending upon the properties and representation, food chain or continuities, pyramid is classified into 3 types, 3 टाइप में इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पहला हो गया पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या के बेसिस से पिरामिड, ठीक है। दूसरा हो गया, इसको बताने का काम चार्ल्स इल्टन ने ही किया था, इसको बताने का काम, इसको अच्छा से पढ़ना है, चार्ल्स इल्टन ने किया था। दूसरा है क्या, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा क्या है, तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो 3 थ्योरी इस पे है, ठीक है। लगभग समझिए कि इल्टॉस ही सब कुछ है इसका, ठीक है। तो पहला आपके नंबर के बेसिस से देखना है, दूसरा आपको बायोमास के बेसिस से देखना है, ठीक है। बायोमास का मतलब ये हो गया कि ग्रास ट्री कितना है, डेजर्ट कितना है, लाइन कितना है। एनर्जी का मतलब हो गया कि मान लीजिए 2000 कैलोरी है, उसके बाद 200 कैलोरी है, 20 कैलोरी है, 2 कैलोरी है, 0.2 कैलोरी है। और पहला आपको देखना है नंबर के बेसिस से, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ग्रास हुपर, नंबर ऑफ फ्रॉग्स, स्नेक्स, वल्चर्स, ठीक है। उस बेसिस से आपको ये तीनों टाइप को देखना है, ठीक है। तो यहां तक रहने देते हैं, चूंकि अभी शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। तो 1 दिन का क्लास मोटा मोटी तौर पे और रह जाएगा। कल इसको हम लोग ये तीनों को डिफाइन करेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। एक टॉपिक में कम से कम 2 दिन लग ही जाता है, तो 2 दिन इसमें लगेगा, क्योंकि तीनों को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तब ये पूरा होगा। कितना पेज हुआ है अभी तक? टॉपिक में कितना पेज हुआ है अभी तक? 2 पेज हुआ, ठीक है। कल 2 पेज और पढ़ा देंगे और ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नया चीज में चलेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक नया टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी टेक्निक को हम लोग कल देखेंगे, कल मतलब परसों का टॉपिक यही होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फेरोमोन, ये दोनों में से कोई चीज बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज है, इस तरह से हम लोग आगे करके एक एक करके पढ़ लेंगे। हम लोग के पास टाइम जो इतना 1.5 महीना है, 1.5 महीना में हम अपना सिलेबस भी समाप्त करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में हम आपको रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। एक दिन पढ़ा देंगे, दूसरा दिन आप टेस्ट करके हमको सेंड कर दीजिएगा।
5 क्वेश्चन आपको देना ही है टेस्ट, 5 क्वेश्चन से ज्यादा हम टेस्ट लेंगे ही नहीं। जो 5 क्वेश्चन टेस्ट ले लेंगे वही 5 क्वेश्चन पूछेगा भी, वो एग्जाम के टाइम में कंफर्म हो जाएगा कि कौन क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोग अपने रहने देते हैं क्लास को। ठीक है, अगले दिन हम लोग नया चीजों को देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, सब लोगों का हो गया तो ये कीजिए। ठीक है, कल अगर नहीं देखे हैं तो कल का देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल। लीव हो जाइए सब लोग, एक एक करके लीव हो जाइए, एक एक करके लीव हो जाइए सब लोग। लीव हो जाइए।